यमन में हमला किया गया उसके बाद पूरे दुनिया में इस वक्त हाहाकार है कि यमन का जो हमला है, यमन में जो हमला हुआ है वो काफी संकेत भी देता है। अमेरिका भी अब खुलकर साथ देगा। ड्रोन अटैक किया गया था इजराइल में, अमेरिकी दूतावास के पास जाकर ये धमाका हुआ था। तो ये अमेरिका और रूस के बीच में भी एक तनातनी की दीवार यहाँ से खिंच गई। गाजा में पिछले 9 महीने से इजराइल जो है वो लगातार अटैक करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से टारगेट करके एक बड़ा नुकसान पावर और फ्यूल 3 सेंटर को टारगेट किया। कोई किसी पर अटैक करना चाहता है तो जाहिर तौर पे उसके हथियारों का जो जखीरा है या उसके पास जो हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो टेक्निक्स है, उनको तबाह करके वो उसे सबसे ज्यादा कमजोर कर सकता है। और यही कोशिश यहाँ पर इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल का रोमिता सीधे संकेत कहा जाए ईरान को है, क्योंकि चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, ये तीनों एक तरह से ईरान के ही मिलिशिया ग्रुप है। जहां पर इजराइल इस वक्त है वहां से तीनों तरफ से उसके ऊपर अटैक हो रहा है और तीनों तरफ एक साथ वो हमले कर रहा है, एक तरह से रिटेलिएशन कर रहा है, जवाब दे रहा है। तो ईरान को ये जवाब है कि एक मोर्चे पर अगर हम हमास के साथ युद्ध कर रहे हैं तो आप पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसी स्थिति पैदा मत करो या फिर अपनी तरफ से जानबूझकर इन आतंकवादी संगठनों को शय मत दो जैसे पूरे मिडिल ईस्ट की में आग लग जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कल शाम को आपने देखा जिस तरीके से यमन में हमला किया गया, उसके बाद पूरे दुनिया में इस वक्त हाहाकार है और यमन के हमले का असर ये हुआ कि इजराइल की तरफ से भी बयान आया, रशिया की तरफ से बयान आया, यमन की तरफ से कहा गया है कि इसका बदला लिया जाएगा। और इन सब के बीच में अमेरिका की भी तैयारी जो कल शाम को दिखाई दी, या फिर कहा जाए कि अमेरिकी एजेंसी एक्टिव हो गई है, उनको लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन असल में क्या हुआ था, पहले रोमिता आप बताइए। देखिए, असल जो चीज इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि यमन का जो हमला है, यमन में जो हमला हुआ है वो काफी संकेत भी देता है समझे कि आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं। क्या अब एक तरीके से पूरे जो मिडिल ईस्ट के हम बड़े देशों की बात करें वो एक साथ आ जाएंगे, या फिर यहाँ पर अमेरिका भी अब खुलकर साथ देगा? ये भी एक बड़ी जो चुनौती है वो इस वक्त बनी हुई है। अच्छा, इस पूरे कल के हमले के पीछे एक बैकग्राउंड परसों तैयार हुआ था। परसों क्या हुआ था कि यमन से ही हूती विद्रोहियों की तरफ से दरअसल ड्रोन अटैक किया गया था इजराइल में। जो ड्रोन की जो डिफेंस सिस्टम था उसको धता बताते हुए, उसको छल करते हुए एक तरह से कहा जाए, अमेरिकी दूतावास के पास जाकर यह धमाका हुआ था। और उसके 24 घंटे के भीतर इजराइल ने बकायदा इसका बदला लिया है और हूती के उन ठिकानों को, खास करके जो तेल डिपो थे, खास करके जो और कई ठिकाने थे जहां पर हूती की तरफ से उसको ऑपरेट किया जाता है, वहां से तमाम गतिविधियां संचालित होती हैं, उनको चुन चुन कर कल दरअसल इजराइल से एक साथ F-35 विमान, 15 विमानों ने उड़ान भरी थी। लड़ाकू युद्धक विमान है और उसके जरिए यह मंशा की गई थी। लेकिन उन सब के बीच में दरअसल कल इस हमले के बाद आपने देखा होगा कि रूस की तरफ से एक स्टेटमेंट था। उसने कहा कि हम इस तरीके से चुप होकर बैठकर देख नहीं सकते। यानी कुल मिलाकर यह है कि हम कब तक जो है कि मीडिएटर की भूमिका निभाते रहे। रशिया का समर्थन एक तरह से देखा जाता है, चाहे वो हमास को इनडायरेक्ट वे में हो, ईरान को हो, या फिर इस तरीके से होता है। तो ये अमेरिका और रूस के बीच में भी एक तनातनी की दीवार यहाँ से खिंच गई है। और अच्छा, उससे इतर अगर ये देखा जाए तो यमन की तरफ से ये धमकी दी गई है कि इजराइल ने ये हमला करके ठीक नहीं किया है, इजराइल को बकायदा इसका जवाब मिलेगा और यमन की तरफ से ये जवाब दिया जाएगा। तो अब तक आप देखिए कि इजराइल सिर्फ गाजा में हमास से लड़ रहा था, उसके बाद जो दूसरा फ्रंट वॉर शुरू हुआ था वो हिजबुल्लाह के पर हुआ था, जो लेबनान में हुआ था। और तीसरा ये वॉर फ्रंट देखा जाए, इजराइल तीसरे मोर्चे पर जो इस वक्त लड़ रहा है वो यमन की तरफ अटैक करके। बिल्कुल, देखिए, गाजा में पिछले 9 महीने से इजराइल जो है वो लगातार अटैक करता हुआ नजर आ रहा है और अब यमन में जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें जो निशाना बनाया गया है वो है होदाद पोर्ट और पावर स्टेशन। ये जो हूती के कब्जे वाले पोर्ट और स्टेशन थे, इन्हें टारगेट किया गया है और यहाँ से टारगेट करके एक बड़ा नुकसान, पावर और फ्यूल 3 सेंटर को टारगेट किया गया। बिल्कुल, ये एक बड़ा नुकसान करने की कोशिश, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर कोई किसी पर अटैक करना चाहता है तो जाहिर तौर पे उसके हथियारों का जो जखीरा है या उसके पास जो हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो टेक्निक्स है, उनको तबाह करके वो उसे सबसे ज्यादा कमजोर कर सकता है। और यही कोशिश यहाँ पर इजराइल की तरफ से की गई है। देखिए, इजराइल यहाँ से बहुत सारे मैसेजेस एक साथ देने में सफल रहा। इजराइल ये है, चलो ठीक है हम गाजा के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उसे उधर से लेबनान, इधर से हूती, किसी भी तरीके से अगर ये हिम्मत करते हैं कि वो इजराइल के अंदर घुस के अटैक करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिटेलिएशन उस तरीके से होगा कि आप अगर एक हमला करोगे तो उसके बदले 10 से 15 हमले किए जाएंगे। यानी यमन को यह संकेत है कि हूती विद्रोहियों को या तो कंट्रोल करिए वरना युद्ध के लिए तैयार रहिए। ये सीधा इजराइल की तरफ से संकेत है। और बिल्कुल, और अगर देखिए इजराइल ये संकेत दे रहा है तो जाहिर तौर पे वो इस मोर्चे पर भी लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं तैयारी जरूर कर चुका है। क्योंकि आप देखिए कि जब गाजा पर अटैक की बात सामने आई थी तो वहां पर
हालांकि हमें देखने के लिए मिला था कि इजराइल को भी काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन आखिरकार इजराइल उस स्थिति में आया कि अब वो पूरी तरीके से गाजा पे बहुत ज्यादा अटैक करके उससे एक तरीके से संदेश दे चुका है ये कि इजराइल का रोमिता सीधे संकेत कहा जाए ईरान को है, क्योंकि चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, ये तीनों एक तरह से ईरान के ही मिलिशिया ग्रुप है, प्रॉक्सी ग्रुप जिसको कहा जाता है। यानी ईरान अगर एक जगह बैठकर सीधे वॉर में नहीं आ रहा है, वो कहीं यमन से हमला करवा रहा है इनके थ्रू, हूतियों के थ्रू, कहीं वो हिजबुल्लाह से करवा रहा है। अब सोचिए कि जहां पर इजराइल इस वक्त है वहां से तीनों तरफ से उसके ऊपर अटैक हो रहा है और तीनों तरफ एक साथ वो हमले कर रहा है, एक तरह से रिटेलिएशन कर रहा है, जवाब दे रहा है। तो ईरान को ये जवाब है कि एक मोर्चे पर अगर हम हमास के साथ युद्ध कर रहे हैं तो आप पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसी स्थिति पैदा मत करो या फिर अपनी तरफ से जानबूझकर इन आतंकवादी संगठनों को शह मत दो जैसे पूरे मिडिल ईस्ट की में आग लग जाए और उसका नुकसान न सिर्फ इजराइल को बल्कि सबको भुगतना पड़ सके। बिल्कुल, देखिए, और हूती सेना के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हमले का हम जरूर से जवाब देकर रहेंगे। हालांकि इजराइल ने इस पर कहा है कि तेल अवीव में जो ड्रोन हमला हुआ है ये उसका जवाब था। असल में ये यमन की तरफ से है और यमन एक देश के तौर पर अगर ये जवाब देता है तो ये बहुत बड़े संकेत हो जाते हैं। अगर हूती की तरफ से ही सिर्फ जवाब होता है ये कि हम इसका रिटेलिएशन करेंगे तो कहा जाता चलो ठीक है, एक संगठन की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अगर कोई देश इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, चूंकि यमन को नुकसान पहुंचा है हूती विद्रोहियों के ऊपर, ठीक है अटैक किया गया, लेकिन तेल डिपो हुआ, अगर पोर्ट हो गया, अगर वहां पर ऐसे जो इक्विपमेंट वाले प्लेसेस हैं वहां पर अटैक किया जाता है तो ये सीधे कंट्री को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए यमन की तरफ से ये धमकी दी गई है कि हम इसका जवाब देंगे और इसके लिए तैयार रहे इजराइल। बिल्कुल, और देखिए अब आने वाले समय में देखना होगा कि इजराइल ने चैलेंज तो कर दिया है, हमला करके वहां पर एक संकेत तो दे दिया है, लेकिन यमन की तरफ से जो कसम खाई गई है, ये कहा गया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। उस पर वो किस रणनीति के साथ आगे आता है और अगर यमन यहाँ से या हूती विद्रोही यहाँ से जवाब देने में सक्षम होते हैं तो इजराइल के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि उसे 3 फ्रंट्स पर अभी लड़ाई लड़नी होगी। चलिए ठीक है, आप समझ लीजिए कि 3 फ्रंट से लड़ाई चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 दिन में 2 अटैक हो चुके हैं। एक तरफ इजराइल पर अटैक हूतियों का था, उसके बाद हूती विद्रोहियों पर ये रिटेलिएशन किया गया। अब अगर यमन इसमें कूदता है सीधे तौर पर, यह जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 3 या 4 दिन पहले बयान दिया था, उन्होंने कहा कि दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब है। अगर ये लड़ाई का दायरा बढ़ता गया तो आप समझिए यहाँ से वाकई में बहुत बड़े वॉर की तरफ संकेत है। न सिर्फ रशिया यूक्रेन बल्कि इजराइल हमास, बल्कि आने वाले वक्त में ये बीच के दुनिया के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं ये आपस में इस तरीके से उलझेंगे कि इसकी चिंगारी अमेरिका, रशिया और हिंदुस्तान तक भी दिखाई देगी। बिल्कुल, और देखिए आने वाले समय में किस रणनीति के साथ ये देश आते हैं, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी युद्ध की स्थिति बनती है तो ऐसा नहीं कि कोई बिना सोचे समझे किसी पर भी अटैक कर देता है। एक खास रणनीति होती है जिसके तहत चलना होता है और जब आप कोई कदम उठा रहे होते हैं तो अन्य देशों पर इसका क्या असर होगा ये भी वहां पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखना होगा कि इस पूरे मोर्चे पर आप किस तरीके से यमन और इजराइल रिएक्ट करते हैं। फिलहाल हमने आपको ये बताया कि ये जो अटैक हुआ इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आज इंतजार करिए, अगर आज और कल में कोई रिटेलिएशन नहीं होता यमन की तरफ से तो शांति हो सकता है कि बन जाएगी। और अगर कोई वाकई में विरोध स्वरूप यहां से अटैक किया जाता है तो ये चिंगारी और बड़ी होगी। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।